नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री की घाना यात्रा की। और मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री की घाना यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विश्व के ऐसे लीडर बन गए हैं जिनको अपने कार्यकाल में 2 दर्जन से ज़्यादा देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। आप सोचिए कि विश्व में 193 कंट्री हैं। 193 कंट्री से मतलब है कि यूएनओ के सदस्य हैं 193 कंट्री। 193 कंट्रियों में से 24 या 25 कंट्री ऐसे हों जो एक लीडर को सर्वोच्च सम्मान दे। इससे ज़्यादा भारत के लिए सम्मान कुछ हो नहीं सकता। इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि सम्मान पहली बार मिल रहा हो, लेकिन अभी मोदी जी विश्व के जिस कंट्री में भी जाते हैं वहाँ सर्वोच्च सम्मान मिलता है। और ख़ास तौर से अगर हम बात करें खाड़ी में, तो मोदी जी जब खाड़ी गए, खाड़ी कि मतलब भारत का जो मुसलमान है वो तो खाड़ी को ये मानकर चलता है कि मोदी उनका विरोधी है, तो वो ये मान के चलते हैं खाड़ी नहीं देगा। और पाकिस्तान भी ये मानकर चलता है कि खाड़ी उनका सबसे खास अलायंस है, लेकिन खाड़ी से भी मोदी जी को मिला। अब मोदी जी इस समय अफ्रीका की यात्रा पर हैं। अफ्रीका की खास बात यह है कि 54 देश 54 कंट्रीज हैं। 300 लाख यानी कि भारत का 10 गुना बड़ा क्षेत्रफल है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का जो लैंड है उसका 20% केवल अफ्रीका है। अफ्रीका की खास बात यह है कि वो भी यूएनओ बनने से पहले कॉलोनी था। एक कंट्री की कॉलोनी नहीं था, कई कंट्रियों की कॉलोनी था। उसमें ब्रिटेन भी शामिल है, उसमें स्पेन शामिल है, उसमें फ्रांस शामिल है, उसमें इटली शामिल है, उसमें और बेल्जियम शामिल है, पुर्तगाल शामिल है। इन सभी कंट्रियों ने अपनी कॉलोनियां बना करके एक समय पर यूरोपियन कंट्रीज ने कॉलोनी बनाना ही अपना व्यवसाय बना रखा था। भारत भी उसी के तहत मातहत था। और मजे की बात यह है कि ये कंट्री जब बड़ी सिचुएशंस में हुआ करते थे उनमें ये देश घुसे, मतलब अफ्रीका के देश में वो घुसे, फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा इधर से कब्जा किया, उधर से। सामंतवाद सब जगह होता था, छोटे राजा सब जगह होते थे, प्रिंसली स्टेट सब जगह होती थी, क्योंकि वो उस समय की व्यवस्था ही यही थी। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज ने वो व्यवस्था बदली, और व्यवस्था बदलकर इनको पहले तो मेन जो वहाँ का सम्राट होता था उसको परास्त किया, फिर छोटे छोटे राजाओं से इधर उधर मिलकर घालमेल किया, और कुल मिलाकर वो बैठ गए। और जब यूएनओ बना तो यूएनओ की खास बात ये थी कि यूएनओ में ये तय हुआ कि वर्ल्ड वार जो हुआ है, सेकंड वर्ल्ड वार, ये सिर्फ कॉलोनिज्म की वजह से हुआ है। अगर ये कॉलोनियों का प्रिंसिपल ना होता तो ये नहीं होता। और खास बात ये थी कि वर्ल्ड वार के 2 बड़े महानायक, अमेरिका मतलब यूएसए और रशिया, इनके पास कॉलोनियां थी नहीं, तो ये अड़ गए कि कॉलोनिज्म खत्म करो। कॉलोनिज्म खत्म करने पर ही वर्ल्ड वार खत्म होगा। कॉलोनियां खत्म की गई, यानी कि सब पूरे विश्व को आजाद करना है। अब पूरे विश्व को आजाद करना ये यूएन एजेंडा है। जो कॉलोनिज्म पर विश्वास रखेगा वो यूएनओ का सदस्य नहीं हो सकता। अफ्रीका को भी आजाद किया, लेकिन जब अफ्रीका से यूरोपियंस गए, चाहे वो खाड़ी से गए हों, अफ्रीका से गए हों, भारत से गए हों, जहां से भी यूरोपियन गए, उन्होंने कोशिश ये की कि इन देशों में कई देश बन जाए। 54 देश आज की तारीख में अफ्रीका के हैं। और मजे की बात यह है कि 50 से ऊपर देश खाड़ी में भी बन गए। और भारत में तो जाते समय वो 650 रियासतें 550 बनाना चाहते थे। सौभाग्य हमारा था कि हमें पटेल जैसा नेता उस समय मिल गया था जिसने भारत को एक बना दिया। लेकिन पटेल सब जगह नहीं थे, अफ्रीका में नहीं थे और वो खाड़ी में भी नहीं थे, इसलिए वहां 50-50 देश। लेकिन खास बात यह है कि अफ्रीकन कंट्रियों में यूरोपियंस के जाने के बाद इस्लामिक प्रीचर्स ने अब प्रवेश किया और उनको गृह युद्ध में डाल दिया। हमने सबने कॉन्गो की वो फोटोज देखी होंगी, वो वीडियोस देखी होंगी, जिनमें व्यक्तियों के सर काट काट फुटबॉल खेली जा रही है। अब अफ्रीकन कंट्रीज बड़ा भारी एहसान मानते हैं मोदी जी का, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाने वाले मोदी जी हैं। G20 की जो पिछली बैठक भारत में हुई थी, उस बैठक में सबसे पहले जैसे ही G20 का प्रतिनिधित्व भारत को आया था, भारत ने सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन विद इन 12 डेज अफ्रीकन यूनियन से वार्ता करना शुरू की था और अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाया। ये अफ्रीका मानता है कि भारत उनका ट्रू वेल विशर है। अब अफ्रीकन कंट्रीज की खास बात यह है कि उनका जो इक्विपमेंट या उनके हथियारों का जो सिलसिला है वो चाइना उसमें घुसा हुआ है।
भारत इस समय इसी फील्ड में आगे बढ़ रहा है। हमारा जो निर्यात है, पहले हम आयात करा करते थे, अब हमारा निर्यात 24,000 करोड़ का लगभग हो गया है। यानी कि और हमने जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो प्रूफ भी किया कि भाई चाइनीज हथियारों से हमारे हथियार अच्छे। अब उसको एक्सप्लोर कैसे करना है, मोदी जी अहमदाबाद के रहने वाले हैं। अहमदाबादी की खास बात, मतलब ये मैं प्रशंसा कर रहा हूं, कोई नेगेटिविटी नहीं कर रहा। अहमदाबाद या मैं कहूं गुजरात की खास बात यह है कि वो स्क्रैप में से भी सोना ढूंढ लेते हैं। मोदी जी अब टारगेट कर लिए हैं अफ्रीका की तरफ, जिसको उन्होंने ग्लोबल साउथ कहा। वहां जाएंगे, देशों के साथ उनके साथ ट्रीटियां होगी। घाना ने सर्वोच्च सम्मान तो दिया ही, हमने उनके साथ ट्रीटी भी की। और घाना की खास बात यह है कि कोफी अन्नान साहब घाना से आते थे। कोफी अन्नान वो पहले सेक्रेटरी जनरल थे जिन्होंने भारत की स्थायी सदस्यता के लिए बात की थी। इसलिए कोफी अन्नान ने ही वो सिलसिला शुरू किया था कि भारत स्थायी सदस्य होना चाहिए यूएनएससी का। कोफी अन्नान साहब घाना के रहने वाले थे, इसलिए घाना विशेष तौर पर हमारी उसमें है। एक बात और है कि अफ्रीका के ज़्यादातर देशों में आप जाओगे तो आपको टाटा की गाड़ियां मिल जाएंगी, आपको वहाँ रिलायंस मिल जाएगा, आपको वहाँ हिंदुजा मिल जाएगा, आपको वहाँ एयरटेल मिल जाएगा। यानी कि भारत की कंपनियां बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं वहाँ पर। अब ऐसी परिस्थिति में अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हमारा नाता ना हो बहुत अच्छा, ये तो बुरी बात है। भारत के प्रधानमंत्री ने तय किया कि भाई हम अफ्रीकन कंट्रीज की यात्रा करेंगे। वो अफ्रीकन कंट्रीज की यात्रा में घाना गए, घाना ने उनको सर्वोच्च सम्मान दिया, उनके साथ बैठकें होनी, एक आयोग बनेगा। मतलब जो जनरल सब जगह संसार के किसी भी कंट्री में कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पहली बार जाता है और वो बनाता है कि भाई हम आपके साथ सहयोग करना चाहते हैं या दोनों सहयोग लेना देना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप होना चाहिए, रिसर्च ग्रुप होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा सौहार्द और प्रेम का नाता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त टेररिज्म के खिलाफ, क्योंकि भारत इस समय मुहिम पर है टेररिज्म के खिलाफ, तो टेररिज्म के खिलाफ एक जॉइंट स्टेटमेंट आना चाहिए। टेररिज्म के खिलाफ दोनों मिलकर काम करेंगे, ऐसा आना चाहिए। उनकी जमीन टेररिस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, ऐसा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त डिफेंस इक्विपमेंट की एक बड़ी ट्रीटी हुई है, जिसमें भारत सरकार अब उनके डिफेंस को मजबूत करेगी, उनको ट्रेनिंग भी देगी और उनको हथियार भी देगी और उनकी सिक्योरिटी पर भी काम करेगी। ये भारत और उनका एक एग्रीमेंट हुआ है। हम तो बार बार देख ही रहे हैं, चाइना को रिप्लेस करना ही है, इसलिए हमें वहां जाना है। लेकिन आप सोचो कि ओल्ड सूडान जब बड़ा साम्राज्य हुआ करता था तो माली और घाना दोनों ही सूडान के हिस्से हुआ करते थे। माली घाना से सिर्फ 1000 किलोमीटर है। आप ऐसे मान लीजिए दिल्ली से मुंबई लगभग 2000 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर है, लेकिन घाना और माली के बीच में 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस है। घाना में मोदी जी का सेलिब्रेशन चल रहा है, उधर अल कायदा के ही एक आउटफिट ने माली में एक फैक्ट्री के ऊपर जो डायमंड बनाती है, अब डायमंड का मतलब तो सूरत से होता है, डायमंड का मतलब तो गुजरात से होता है, क्योंकि गुजरात की कंपनियां ही मोस्टली 98% गुजरात की कंपनियां डायमंड बिजनेस में हैं। यानी कि ये जो डायमंड कंपनी माली में चल रही थी, इसमें गुजरातियों का वो रहा होगा। डायमंड कंपनी पर आतंकियों ने, जिनको मोदी जी रास नहीं आते, हो सकता है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हों, क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी जिम्मेदारी ली है और वो अल कायदा का आउटफिट है। टेररिस्ट हमला हुआ, उस हमले में 3 भारतीयों को बंधक बना लिया। अब सोचिए, जिस समय घाना में मोदी जी हैं, वहां से 1000 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि बगल के देश में ये हमला हो रहा, तो घाना में तो विशेष सिक्योरिटी इस समय होगी, घाना में कुछ संदेश नहीं दिया जा सकता। लेकिन माली में 3 भारतीयों को, जहां तक मैं मानता हूं भी कोई सूचना नहीं है, अगर वो डायमंड फैक्ट्री, मतलब वो डायमंड फैक्ट्री है, डायमंड फैक्ट्री का मतलब कोई गुजराती कारीगर उसमें हो सकता है, और डायमंड फैक्ट्री में से 3 आतंकियों को उड़ा ले जाना, वहां कत्लेआम मचाना, वहां ऊधम मचाना, ये एक विशेष, इसको लिंक करके देखना चाहिए। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अफ्रीकन देशों में आप मत आइए, अफ्रीकन कंट्रीज में अपनी पैठ मत बनाइए, क्योंकि आप जो, जैसा मैं कह रहा हूं, 54 देश हैं, 54 कंट्रीज हैं, जो पूरे विश्व ने सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर किए, पूरे विश्व ने सिर्फ उनका उपयोग किया है।
जबकि वो मिनरल रिच एरिया है, जबकि वो ओर रिच एरिया है, जबकि वो प्रकृति का वरदान है अफ्रीका। प्रकृति के वरदान है अफ्रीका का मतलब हो गया यूरोप ने उनको लूटा केवल। और मोदी जी हैं, हम सब जानते हैं कि हम तो बराबरी के हिस्से पर बात करते हैं। हम मोदी जी वहां पर गए हैं का मतलब है कि हम अफ्रीका को सशक्त देखना चाहते हैं। अफ्रीकन यूनियन को अगर एक हो जाए, सोचिए जैसे यूरोपियन यूनियन है, जैसे यूएसएसआर है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, देशों का समूह अमेरिका है, वैसा ही अगर कहीं ये अफ्रीकन यूनियन वैसी सशक्ति से आ जाए, और आ सकती है, किसी एक लीडर की जरूरत है जो यूरोपियंस ने तोड़ा है और कोई उनको जोड़कर एक साथ खड़ा कर दे। मोदी जी में वो क्षमताएं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी भविष्य की परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए आतंकियों को निश्चित रूप से ये लगा होगा कि अगर मोदी जी या अगर भारत अफ्रीका में सही से पैठ कर जाएगा तो उसको एक बड़ी मार्केट मिल जाएगी, और वो चाइना को रिप्लेस करने के साथ साथ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के जो उनके सप्लाई चेन है उसको भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा वहां के जो खनिज पदार्थ हैं, जो दुर्लभ खनिज पदार्थ हैं, सबकी नजर उस पर रहती है। मोदी जी तो सौहार्दपूर्व संबंध बना के उन दुर्लभ खनिजों की भारत को आवश्यकता है, भारत उसमें एक्सपर्टाइज करना चाहता है और भारतीय कंपनियां एक्चुअली काम भी कर रही हैं। तो फिर माली में 3 भारतीयों को बंधक बनाना, आतंकी हमला करना, जहां मोदी हैं वहीं थोड़ी दूर पर होना, ये एक बड़ा संदेश भारत को देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उनको अंदाजा नहीं है कि ये मोदी है, ये भारत है। भारत 1000 वर्षों से आतंक से लड़ रहा है। हम विश्व के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट हैं जो आतंक से 1000 वर्षों से लड़ रहे हैं। कॉलोनिज्म से लड़ते रहे, मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ते रहे और आतंकियों से लड़ रहे हैं और लड़ते रहे। इसलिए ये उनकी एक नाकाम कोशिश है। हालांकि भारत सरकार लगातार संपर्क में है, वहां दूतावास लगातार संपर्क में है, माली की सरकार के ऊपर दबाव है कि आतंकियों से उनको मुक्त करवाया जाए। ये भी संभव है कि भारत अपने ट्रूप्स कुछ भेज दे, कुछ स्पेशलिस्ट वहां भेज दे, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है एक नाकाम कोशिश की गई है मोदी जी को संदेश देने की, या कि भारत को संदेश देने की, और वो क्या करना चाहते हैं वो एक आध दिन में समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।